हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू चेसी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये जो हमारा विजन का करंट अफेयर था अगस्त वाला, ठीक है। अगस्त 2020 वाला चल रहा है। इसमें हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन देख लिया था। आज हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें 4 टॉपिक हैं, ठीक है। तो उनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको भारत और मालदीव द्विपक्षीय संबंध के बारे में बात की जा रही। इसमें तो इंडिया मालदीव बायलैटरल रिलेशन की बात की जा रही। तो इसमें देखो एयर बबल समझौते की इसमें समझौता हुआ है, जो मतलब परिवहन बबल्स यानी ट्रांसपोर्ट बबल्स या वायु यात्रा समझौते, या ठीक है, यानी एयर ट्रेवल जो अरेंजमेंट है, ठीक है। और 2 देशों के मध्य स्थायी व्यवस्था या समझौते हैं, ठीक है। इनका लक्ष्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित होने की स्थिति में व्यावसायिक यात्रियों में सेवाओं को पुनः आरंभ करना है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें बंद हो गई थी उनको दोबारा से चालू करना है। और इन समझौतों की प्रकृति अन्यों आश्रित है, मतलब किसी पे आश्रित नहीं है। प्रकृति आश्रित नहीं होती है, मतलब एक दूसरे पर वो आश्रित हैं, ठीक है। अर्थात दोनों देश की एयरलाइंस को समान लाभ प्राप्त होते हैं। भारत के कई देशों के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इनमें अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम तथा जो ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, ठीक है। इनके साथ हम लोगों ने ये कर रखा है, ठीक है। तो ये क्यों जो ये समझौता था सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि भारत ने मालदीव के अनेक नए संपर्क साधनों की घोषणा की है। इसका लक्ष्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में द्विपक्षीय देश की सहायता करना है। ये अन्य मतलब इससे संबंधित अन्य तथ्य अगर हम उनकी बात करें तो इसमें देखो हमारा यह घोषित की गई परियोजनाएं कौन कौन सी शामिल हैं। तो यात्रा के दौरान एयर बबल समझौता है, ठीक है। तो एक सीधी वायु परिवहन सेवा और दूरसंचार संपर्क के लिए समुद्री केबल है, ठीक है। तो ये एक समुद्री केबल के लिए भी, एक दूरसंचार समुद्री केबल के लिए भी एक समझौता किया गया है। और माले की 3 पड़ोसी द्वीपों यानी विलिंगिली और थिलाफूसी और ये गुल्ही फाहू, ठीक है, से जोड़ने वाले ग्रेटर जो माले संपर्क परियोजना को सहयोग प्रदान करने हेतु तो 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मालदीव में जीएमसीपी सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजना होगी, ठीक है। और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता जो वर्ष 2018 में घोषित 800 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता के अतिरिक्त है, ठीक है। तो ये मतलब ये हम लोग इतना उनको लोन दे रहे हैं और एक परियोजना को हम लोग एक मतलब ये ग्रेटर माले के संपर्क परियोजना के रूप में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी मालदीव की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा मालदीव है, ठीक है। तो ये मालदीव की ये लोकेशन है जिसमें हम लोग ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एयर बबल समझौता भी इसके साथ हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। और 2018 में जो घोषित किया था कि हम इनको 800 मिलियन डॉलर देंगे लोन के लिए, तो उसके अतिरिक्त 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मालदीव का सामरिक महत्व की बात करें तो इसमें मालदीव भारत के पश्चिमी तट के सन्निकट स्थित है और इस क्षेत्र में तीसरे देश की नौसैनिक उपस्थिति को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में इसकी क्षमता इसे भारत के लिए उल्लेखनीय सामरिक महत्व प्रदान करती है, ठीक है। और मालदीव हिंद महासागर से गुजरने वाली व्यापारिक समुद्री मार्गों के केंद्रों पर स्थित है, ठीक है। और यह भारत का मात्रा के अनुसार यानी बाई वैल्यू 97% और मूल्य के अनुसार अगर बात करें बाई वैल्यू तो ये हमारा 75% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस क्षेत्र के माध्यम से होता है। तो हमारा बहुत ही ये हमारी सामरिक महत्व के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत की अगर महत्वाकांक्षा जो हिंद महासागर के क्षेत्र में एकमात्र सुरक्षा प्रदाता यानी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की है, ठीक है। इसके लिए मालदीव के साथ सुदृढ़ सैन्य और नौसैनिक संबंध अनिवार्य हैं ताकि भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देशों के हितों की रक्षा कर सके। क्योंकि जो चीन 2011 में ही मालदीव में अपना दूतावास स्थापित करने के पश्चात इस द्वीपीय
मतलब जो द्वीपीय देश है में अपने प्रभाव की तीव्रता में वृद्धि कर रहा है। इसलिए भारत के लिए यह भू राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है कि वह मालदीव में अपनी उपस्थिति को बनाए रखे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमको जो चाइना जो मतलब ज़्यादा इसका वर्चस्व होता जा रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए एक ये हमारा सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो हमें मालदीव के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं। साथ ही अगर बात करें तो भारत और मालदीव के संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन की अगर बात करें तो इसमें एक आर्थिक संबंध की हम बात करते हैं। तो हमारा आर्थिक संबंध यानी भारत और मालदीव ने वर्ष 1981 में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार यानी 288.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2000 जो ये 18 का डाटा है, जो कि मुख्य रूप से भारत के पक्ष में है और जो भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो ये समझ रहे हो, भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार है। तो यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये व्यापार में भी और हमारा जो माल भी इसी के थ्रू होकर आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 1974 में द्वीपीय रिजॉर्ट समुद्री उत्पादों के निर्यात और व्यापारिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करा के मालदीव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी रोल वहाँ है। उन्होंने लोन दे रखा है उसके लिए कि एक रिजॉर्ट के रूप में उसको बनाओ और डेवलप करो, ताकि हम जो वहाँ पे हमारा भी फ़ायदा हो और आपके यहाँ भी बहुत से पर्यटन आए उसको देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रक्षा सहयोग की अगर बात करें तो ऑपरेशन कैक्टस, ये 1988 में जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने मालदीव में तख्तापलट होने से रोका था के बाद से रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के बीच सहयोग का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, और मालदीव जो हमारा राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF को सबसे अधिक संख्या में प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराता है और भारत उसकी लगभग 70% प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये मालदीव के लिए ही बहुत अच्छा है। ठीक है, और भारतीय सेना और MDNF वर्ष 2009 से एक्वरीन युद्धाभ्यास मालाबार की भाषा में इसका अर्थ जो एक्वरीन का जो अर्थ होता है मालाबार मतलब मालदीव की भाषा में, तो इसे मित्र के नाम से जाना जाता है, जो एक्वरीन युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम मतलब जो ये भारतीय सेना और जो मालदीव की सेना है, इन दोनों के बीच ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 2009 से ये शुरू किया गया था और प्रत्येक वर्ष ये किया जा रहा है। तो और विकासात्मक सहयोग की अगर हम इसमें बात करें तो भारत द्वारा मालदीव में पूरे किए गए प्रमुख विकास सहायता कार्यों में जो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, ठीक है, और मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का निर्माण इत्यादि शामिल है, जो भारत द्वारा किए गए हैं। और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत भारत परियोजनाओं को अनुदान देता है। जैसे इसमें जैसे एम्बुलेंस सम्मेलन केंद्र और ड्रग पुनर्वास केंद्र, पुलिस थाना का उन्नतीकरण इत्यादि जैसी परियोजनाओं में सम्मिलित है। तो भारत ने 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के विध्वंसक परिणामों के पश्चात वर्ष 2014 में माले जल संकट के दौरान ऑपरेशन नीर के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मालदीव को जो है सहायता भी प्रदान की थी। तो ये मतलब विकासात्मक कार्य भी मालदीव में इंडिया कर रहा है। लेकिन चाइना का ऐसा रोल नहीं होता है। वो किसी भी कंट्री को क्या करता है, वहाँ ह्यूज मात्रा में लोन देता है उसे और उसके बाद उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है कि उसको अपने क्षेत्र में ले लिया जाए। जैसे कि आपने देखा ही था, ये तिब्बत वाला क्षेत्र था, उधर का ये सब क्षेत्र ऐसे ही इन लोगों ने हथिया लिया है। और अब आगे पाकिस्तान और मालदीव, श्रीलंका, इन देशों को भी ये लोग मतलब ये चाइना अपने हाथ में लेना चाहता है। ठीक है, तो उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों के मध्य इसमें नेक्स्ट है कि लोगों के मध्य परस्पर संबंध जो हैं, तो ये मतलब भारत में भारतीय समुदाय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। तो मालदीव के लगभग 25% चिकित्सक और शिक्षक भारतीय हैं और भारत मालदीव के छात्रों को अनेक छात्रावृत्तियां जैसे कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और स्कॉलरशिप और इसका जो शार्क चेयर फेलोशिप
इत्यादि प्रदान करता है। और वर्ष 2011 में माले में संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया था, जो योग, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के पाठ्यक्रमों को संचालित करता है। इसके अतिरिक्त जो ये हमारा भारतीय व्यावसायिक फिल्में और टीवी धारावाहिक संगीत मालदीव में बहुत लोकप्रिय हैं, जो भारत में की जाती हैं, तो उनको भी वहाँ दिखाया जाता है। तो वर्ष 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित भी किया गया था। तो ठीक है, तो ये भी एक मतलब अच्छा ये मतलब माना जा सकता है। तो हमारे अच्छे संबंध हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDPs आजीविका और आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक और बाल सशक्तिकरण, ठीक है, बाल सशक्तिकरण, खेल और साधारणीय विकास के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सामुदायिक प्रभाव और भागीदारी वाली परियोजनाएं हैं। और भारत ने अन्य देशों जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान आदि देशों के भी HICDP पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार ये मतलब बहुत ही अच्छा है जो इसने अन्य देशों के साथ भी ऐसे प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है, जो इंडिया। और कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागरीय देशों तक भारत की पहुंच, तो भारत ने हिंद महासागर के क्षेत्र में हिंद महासागर के क्षेत्र में देशों को सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर आरंभ किया था। इसके अंतर्गत भोजन सामग्री, कोविड-19 से संबंधित दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए INS केसरी को मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस भेजा गया था। और यह प्रधानमंत्री के सागर अर्थात जो बात करें तो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, जो ये सागर कार्यक्रम है जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में है के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और सागर जो है दृष्टिकोण को वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो अन्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा को बढ़ाने और आपात स्थितियों के लिए सामूहिक कार्रवाई और सहयोग की संभावना पर बल देता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो भारत और मालदीव से संबंधों में चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें अगर चुनौतियों की बात करें तो 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए मालदीव को चीन पर निर्भरता और इसके परिणाम स्वरूप बढ़ता जो विदेशी ऋण है, जो देश की GDP का 40% है, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। यह चीन की ऋण जाल कूटनीति के संदर्भ में चिंता उत्पन्न करता है। और मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो मालदीव में अभी तक लोकतंत्र सुदृढ़ रूप से स्थापित नहीं हो सका है, जो चिंता का एक अन्य कारण है, क्योंकि भारत के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। और उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो 2012 में मालदीव ने भारतीय अवसंरचना कंपनी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ 511 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को रद्द करने की घोषणा की थी। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इतना ह्यूज मात्रा में उनके साथ सहयोगात्मक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ जो नेता हैं जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और मालदीव की राजनीतिक अस्थिरता ने हिंद महासागर की समग्र सुरक्षा को चुनौती दी है। इसका कारण बढ़ता कट्टरवाद, जैसे 200 से अधिक मालदीवी लोगों के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की रिपोर्ट है। तो मतलब ये भी देखा जाता है कि ये लोग इस्लामिक स्टेट में, जो इस्लामिक स्टेट सीरिया का है, उसमें भी ये लोग भागीदार लोग देखे गए हैं वहाँ पे। तो ये विदेशी निवेश को अपारदर्शी मंजूरी प्रदान करता है, तो पारदर्शिता इसमें देखने को नहीं मिलती है। अगर आगे की राह बात करें, आगे की राह में हमको क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो दोनों देशों को साझा मंचों जैसे कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्र का संघ है जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो IORA, और हिंद महासागरीय नौसैनिक परिवाद है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम जो IONS का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। यद्यपि हाल ही में मालदीव की भारत प्रथम नीति यानी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और भारत की पड़ोसी नीति नेबरहुड
फर्स्ट पॉलिसी सहज रूप से एक दूसरे की पूरक है, लेकिन रणनीतिक संवेदनशीलता के साथ इन नीतियों का लागू करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हमको इन पे काम करना चाहिए, तो इस प्रकार हम अपने संबंधों को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट है हमारा ये भारत और वियतनाम के जो संबंध कैसे कैसे हैं हमारे साथ। तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOL की बात करें, IPOI की बात करें, तो इस पहल को नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा ईस्ट एशिया समिट के दौरान थाईलैंड में आरंभ किया गया था। और जो यह पहल 7 मुद्दों या आधारों पर केंद्रित थी, जिसमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण, संसाधनों की साझेदारी, आपदा खतरे का न्यूनीकरण और उसका प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शैक्षिक सहयोग और व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन सम्मिलित है। तो भारत ने वियतनाम से IPOI के 7 आधारों में से किसी एक में भागीदार बनने का आह्वान किया है। तो ये एक अच्छा है इंडिया के लिए। और भारत प्रशांत पर आसियान की जो दृष्टिकोण है, इसमें इंडो पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण इंडो पैसिफिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आसियान केंद्रित सिद्धांतों की परिकल्पना करता है। इसके लिए आसियान द्वारा जो संचालित तंत्रों जैसे कि ईस्ट एशिया समिति का उसके स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए इंडो पैसिफिक सहयोग की वार्ता का कार्यान्वयन के मंच के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। और भारत वियतनाम संबंधों की अगर हम बात करें तो विकास के कार्यों में, तो इसमें देखो 1950 के दशक से शीत युद्ध के दौरान दोनों के मध्य सुदृढ़ संबंध बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही लंबे समय से हम इसके भागीदार देश हैं। और भारत ने फ्रांस से वियतनाम की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। 1960 के दशक में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया और भारत में अमेरिका से युद्ध के बाद भारत उन पहले देशों में सम्मिलित था जिन्होंने 1975 में एकीकृत वियतनाम को मान्यता दी थी। तो भारत ने इसको मतलब पहले मान्यता, एक देश की मान्यता प्रदान की थी। और भारत ने आरंभ में तत्कालीन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के साथ कंसुलेट स्तरीय संबंधों को बनाए रखा और 1972 में वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों को स्थापित किया था। तो हमारे बहुत ही पुराने ये मतलब राजनयिक संबंध है। और दोनों देशों के मध्य 2007 में रणनीतिक साझेदारी और फिर आगे 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ चुके हैं। तो वर्तमान में भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के लिए वियतनाम को एक केंद्रीय देश के रूप में उसी तरह देखता है जिस प्रकार चीन पाकिस्तान को भारत के रणनीतिक प्रति संतुलक मानता है। तो हमारा ये मतलब ये जो चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है उसको प्रति संतुलित करने के लिए ये हमको करना भी हमारे इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा और अच्छा पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये हमारा पुराना पार्टनर है और इसको हमको बनाए रखना चाहिए। तो ये मतलब भारत वियतनाम जो ये समझौता था सुर्खियों में क्यों था, तो इसमें देखो भारत और वियतनाम द्वारा व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के द्विपक्षीय सहयोग की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो इस बैठक की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो आर्थिक और रक्षा अनुबंध हुए हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं, तो इसमें भारत वियतनाम अपने आर्थिक और रक्षा अनुबंधों की नई गति प्रदान करने के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग और अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नई प्रौद्योगिकियों में निकट सहयोग विकसित करने सहमत हुए हैं। तो ये दोनों देश मतलब एक शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए नई प्रौद्योगिकियों में सहयोग की बात करते हैं। और भारत द्वारा पहले ही वियतनाम के लिए भारत से रक्षा उपकरण की खरीद के लिए $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। और वियतनाम भारत से ब्रह्मोस और आकाश दोनों मिसाइलों के संदर्भ में वार्ता कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए मतलब हमारे और वियतनाम दोनों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और बहुपक्षीय क्षेत्रीय मंचों का सहयोग की बात करें तो अनेक मंचों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जहां दोनों देश 2021 के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, पर विभिन्न वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने समान विचारों के आधार पर सुदृढ़ सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएन में भी हमारी मतलब एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है अच्छी। और दोनों देश आसियान फ्रेमवर्क के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए भी सहमत हुए हैं। और वियतनाम
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक में सम्मिलित होने के लिए भारत के दावे का समर्थन भी किया है। तो जो हमारे दोनों के संबंधों ने मतलब बहुत ही अच्छे संबंध हैं, इसीलिए हम वियतनाम को सपोर्ट करते हैं, वियतनाम हमको हर चीज़ में सपोर्ट करता है और ये हमारे लिए अच्छा है। और भारत प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा, समृद्धि और विकास को प्राप्त करने के लिए दोनों देशों द्वारा भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और इंडो पैसिफिक पर आसियान के दृष्टिकोण के अनुरूप द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो भारत के लिए वियतनाम का क्या महत्व है? तो देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये वियतनाम आसियान में भारत का एक प्रमुख भागीदार और लुक एक्ट ईस्ट नीति में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करना, तो जो पुराने संबंध हो गए हैं उनको नए करना है, ठीक है। और चीन की घेराबंदी, तो चीन के पड़ोसी देशों में अपनी महत्वपूर्ण भू रणनीतिक अवस्थिति के कारण वियतनाम चीन के आधिपत्यकारी विस्तार को रोकने हेतु भविष्य के रणनीतियों का महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। और भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी का विकास किया है जिसमें नाभिकीय शक्ति विकसित करने में गहन सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा वृद्धि और आतंकवाद और पारदेशीय अपराध हैं और नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध संघर्ष आदि भी सम्मिलित हैं। तो इससे हम उबर सकते हैं, उन चीज़ों को हम मतलब दोनों ध्यान में रखकर काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वियतनाम हाइड्रोकार्बन भंडार में समृद्ध है। वियतनाम का मत है कि हिंद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज में भारत अपनी उपस्थिति को बढ़ाए, और तो ये ऊर्जा के लिए भी एक अच्छा सोर्स हमारा हो सकता है। और व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें देखो हमारा भारत वियतनाम के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदार देशों में से सम्मिलित है। मेकांग गंगा सहयोग फ्रेमवर्क के अंतर्गत निचले स्तर पर समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट QIP जिसकी परिपक्वता अवधि छोटी होती है को प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे मतलब व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। लेकिन इनके जो भारत और वियतनाम के संबंध में अगर हम बात करें तो हमारी क्या चुनौतियां हैं, किस चुनौती का हमको सामना करना पड़ रहा है? तो इसमें अगर हम बात करें चुनौतियों की तो इसमें देखो दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी जो है ये जो साउथ चाइना सी में जो दक्षिण चीन सागर में वियतनाम का चीन के साथ प्रादेशिक विवाद जारी है। भारत भी दक्षिण चीन सागर के उन क्षेत्रों में तेल अन्वेषण गतिविधियों में संलग्न है जिन पर वियतनाम अपना दावा करता है। हालांकि वियतनाम ने विवादित दक्षिण चीन सागर में भारत की सैद्धांतिक उपस्थिति की सराहना की है और तेल और गैस क्षेत्रों में भारत की भागीदारी की मांग की है। तो ये भी अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन इसको हमको थोड़ा सा मतलब अच्छे इसको लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी हमारी चुनौती है कि सांस्कृतिक दूरी, तो कल्चरल गैप जो हमको देखने को मिलता है। दोनों देशों के लोगों के मध्य व्यापक संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा संबंधी अंतराल विद्यमान है। वियतनाम की अपेक्षा जो भारत थाईलैंड यानी जो वियतनाम की अपेक्षा भारत थाईलैंड में जैसे बौद्ध, हिंदू, ब्राह्मण धर्म और कंबोडिया में अंकोर वाट पुनरुद्धार के अधिक निकट है, तो ये भी एक चुनौती विद्यमान है। और संपर्क की कनेक्टिविटी की बात करें तो भौगोलिक रूप से दोनों देश अत्यधिक दूर स्थित हैं। यह केवल पर्यटन को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि वस्तुओं के आयात और निर्यात और व्यापार के लेन देन को भी प्रभावित करता है। तो ये कनेक्टिविटी भी मेन इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और यदि भारत म्यांमार थाईलैंड का त्रिपक्षीय राजमार्ग भारतीय वस्तुओं के दक्षिण पूर्वी एशिया तक निर्यात और वस्तुओं के आयात को सुगम बनाएगा। और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जो विद्यमान सड़कों को जोड़कर वियतनाम तक बृहद संपर्क को स्थापित कर सकता है, जैसे कि एक सड़क थाईलैंड को वियतनाम से डय नंग बंदरगाह को संबद्ध करती है, मतलब उससे जोड़ती है, ठीक है। तो इससे हम उसको मतलब उस चुनौती को हम जो कनेक्टिविटी है उसको हम उससे उबर सकते हैं, उसको हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उस पर। और उद्योग की बात करें तो इसमें देखो इंडस्ट्री जो होती है तो भारत के वियतनाम के में भूमि अधिग्रहण
परिवहन से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ विद्यमान है। यहाँ द्रुत गति से वियतनाम में अपना आधार स्थापित करने वाले विनिर्माण उद्योग को बाधित कर रहा है, तो ये भी एक हमारी चुनौती है। अगर आगे की राह की बात करें तो इंडिया के लिए वियतनाम कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो भारत और वियतनाम रणनीतिक साझेदारी न केवल दक्षिण पूर्व एशिया बल्कि संपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश अत्यधिक मात्रा में पूरकताओं को साझा करते हैं। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि रसायन, कृषि प्रसंस्करण आदि में सुदृढ़ सहयोग को विकसित कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए अवसर है, जिसमें हम दोनों मिलकर वियतनाम और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। और वियतनाम के साथ संबंध सुदृढ़ होने से भारत अंततः सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी जो सागर परियोजना हमारी चलाई जा रही है, सागर पहल के बेहतर कार्यान्वयन की जो दिशा में अग्रसरित होगा, और साथ ही इससे ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा के युग में दोनों देशों को परस्पर लाभ पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, जो ये सागर पहल के अंतर्गत। और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, जो ये सागर है, जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर हिंद महासागर में सामुद्रिक सहयोग की एक भारतीय नीति या सिद्धांत है। इसके माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सुरक्षा सहयोग में वृद्धि कर उनकी सुरक्षा क्षमता के निर्माण में सहयोग हेतु प्रयासरत है। तो इंडिया सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वियतनाम को इसका जो है सहयोग करना चाहिए और दोनों देशों की पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो दो हमारे रह गए हैं, जो ये इंटरनेट सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन के, उसके अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय